जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस सर्विसेज की सीडीएस और एनडीए एग्जामिनेशंस को लेकर इस वीडियो सीरीज में, जिसका नाम है वॉरियर्स फाउंडेशन। तो अभी तक हम लोगों ने इसके 2 लेक्चर्स में देखा है हिस्ट्री के बारे में, जो सब्जेक्ट हमने शुरू किया था। और इस सब्जेक्ट के अंतर्गत हमने अभी ये पढ़ा है दैट व्हाट इज द हिस्ट्री एंड व्हाई वी आर स्टडीइंग इट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट इन आवर एग्जामिनेशन एंड हाउ वी कैन स्टडी दिस सब्जेक्ट। नाउ इसके बाद हम लोगों ने हिस्ट्री के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स को, यानी उसकी टाइमलाइन को, उसके एजेस को पढ़ा है। लास्ट लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं सो दैट वी कैन मेक अ कंटिन्यूटी इन दिस थर्ड लेक्चर। तो लास्ट लेक्चर का जो मेन पार्ट था, हम सिर्फ उसी पर जा रहे हैं बिना टाइम को खर्च किए हुए। मैंने आपको बताया था कि जो हिस्टोरिकल पीरियड है या हिस्टोरिकल एजेस हैं, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई थी फॉर द पर्पस ऑफ स्टडी। और ये जो 3 कैटेगरीज बनाई गई थी, ये ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस थी। दैट मीन्स मैंने आपको एक बताया था प्री हिस्टोरिक, और दूसरा बताया था प्रोटो हिस्टोरिक, और तीसरा बताया था हिस्टोरिकल एज। बेसिकली इसे प्राक ऐतिहासिक, अध्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो प्री हिस्टोरिक और जो हिस्टोरिक पीरियड है, उसके बीच में जो ट्रांजिशनल एज आई है, वो प्रोटो हिस्टोरिक नाम से जानी जाती है। प्री हिस्टोरिक एज वो एज थी जिसमें हमें रिटर्न प्रूफ्स मिले ही नहीं है, मतलब जिसके कोई लिखित साक्ष्य हमारे पास नहीं है, तो उनके बारे में हमारी स्टडीज एक्यूरेट नहीं है, एजम्पशंस पर बेस्ड है। बेसिकली हमारे पास जो अर्ली ह्यूमन द्वारा यूज किए गए टूल्स थे, अर्ली ह्यूमंस द्वारा बनाए गए उनके रेजिडेंसेस थे, उनके आर्किटेक्चर्स थे, या अर्ली ह्यूमंस द्वारा यूज किए गए और अदर मेथड्स लाइक कुछ क्रॉपिंग के टेक्निक्स, या लाइक प्लाउ हल मिला तो जिससे हमें पता चला कि ये खेत जोतते थे या नहीं जोतते थे, दैट पर्टिकुलर पार्ट्स जिनके बेसिस पर हमने, जो नॉन रिटर्न रिकॉर्ड्स हैं उनके बेसिस पर हमने उस जो हिस्ट्री का पार्ट है उसे पढ़ा है। सेकंड प्रोटो हिस्टोरिक एज था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इसके रिटर्न रिसोर्सेज मिले तो हैं, लेकिन अब तक ये अनडेसिफर्ड है, मतलब इन्हें डिकोड नहीं किया जा पाया, तो इनकी स्क्रिप्ट के बारे में हमें पता नहीं है। ये पिक्टोरियल स्क्रिप्ट है जिससे रिलेटेड एक बहुत बड़ा सिविलाइजेशन इंडिया में जो हिस्ट्री में आता है, दैट इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन। और तीसरा हमने देखा था हिस्टोरिक पीरियड। तो प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक। यहां प्रोटो हिस्टोरिक जिसके बारे में मैंने बताया कि रिटर्न रिकॉर्ड्स मिले हैं, और हिस्टोरिक पीरियड जिसके बारे में मैं बता रहा हूं कि उसमें भी रिटर्न रिकॉर्ड्स मिले हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या आया बेसिकली, कि प्रोटो हिस्टोरिक जो पीरियड है उसमें जो रिटर्न रिकॉर्ड्स मिले, दीज आर नॉट रीडेबल, बट जो हिस्टोरिक पीरियड में रिटर्न रिकॉर्ड्स मिले हैं, यानी कि ऐतिहासिक काल में जो लिखित साक्ष्य मिले हैं, उन्हें पढ़ा भी जा सका है। फॉर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस इज द वैदिक लिटरेचर्स, जिसमें हम वेदास के कोड संहिताएं मिली हैं, पुराण मिले हैं, उपनिषदास मिले हैं, ब्राह्मण्स मिले हैं, आरण्यक्स मिले हैं, एपिक्स यानी कि महाकाव्य मिले हैं, एटसेट्रा। तो ये सारी चीजों को हमने पढ़ पाया है, जिससे हमें एक एक्यूरेट हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। अब हम इसके आगे जा रहे हैं, और आज का जो पहला टॉपिक है वो हमारे पिछले लेक्चर से लिंक्ड है, क्योंकि आज का जो पहला टॉपिक है दैट इज स्टार्टेड फॉर द प्री हिस्टोरिक एज। तो हम इस प्री हिस्टोरिक एज के टॉपिक को आज देखेंगे। बहुत इत्मीनान से समझिए, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बेसिक्स, राइट। तो हम बेसिकली अभी हिस्ट्री को किसके बेसिस पर पढ़ रहे हैं? पिछले क्लास में मैंने आपको क्या बताया था, हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं रिकॉर्ड्स के बेसिस पर, एविडेंसेस के बेसिस पर। तो जाहिर सी बात है कि इस एज के बारे में भी हम एविडेंसेस की ही बात करेंगे। प्री हिस्टोरिक एरा यानी कि प्राक ऐतिहासिक काल जो है, उस काल के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो पाषाण काल से संबंधित है, यानी स्टोन एज से रिलेटेड है। तो जो प्री हिस्टोरिक एज है, यानी पूर्व ऐतिहासिक काल है या प्राक ऐतिहासिक काल है, उसे हम लोग पाषाण काल यानी स्टोन एज कहते हैं। अब सर हमारे सामने सवाल यह है कि हम इसे स्टोन एज क्यों कहते हैं, और इसे स्टोन एज के साथ साथ ग्रीक टर्मिनोलॉजी से इसका एक नाम आया है। ग्रीक टर्मिनोलॉजी से जो नाम आया है वो है लिथिक एज। लिथिक का मतलब भी बेटा पाषाण होता है। ये अलग अलग लैंग्वेजेस या अलग अलग स्क्रिप्ट्स के डिफरेंशिएट होने की वजह से नाम बदल जाते हैं, बाकी मीनिंग तो सबका सेम ही होता है। तो जब मैं बात करता हूं आपसे किसकी, लिथिक एज की या स्टोन एज की, तो बेसिकली हमने इस एज को ये नाम इसलिए दिया क्योंकि इस एज में जो ह्यूमन है उसने अपना सबसे पहला टूल यूज किया है, और वो टूल कौन सा है? स्टोन है, यानी कि पाषाण है, यानी कि पत्थर है। बहुत सीधी सी बात है, उसमें दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है। आप खुद देख लो, आप भीमबेटका गए होगे घूमने, या बहुत सारी केव आर्किटेक्चर्स आपको मिलते हैं। जावरा है मध्य प्रदेश में आता है, कारवार है कर्नाटका में आता है, या संबलपुर है, या सुंदरगढ़ है। देयर आर सो मेनी, लाइक आपको उसके बाद के काल में भी कई सारे केव एडिक्ट्स आपको मिलते हैं। अजंता है, इतना बड़ा फैला हुआ, संभाजी नगर, अब का और तब का औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र, या के फिर आप बात कर लो एरोरा की, या बादामी केव्स की बात कर लो, एलिफेंटा केव्स की बात कर लो, या कि फिर आप भुवनेश्वर के जो इंपॉर्टेंट केव्स हैं चेदी डिनास्टी की, उनकी बात कर ले, तो आप देखते हैं कि ये सारे के सारे किससे, भाई भीमबेटका किसका बना हुआ? पत्थर से बना हुआ है। कोई सीमेंटेड है क्या? रॉक कट आर्किटेक्चर है। रॉक कट दैट मींस शैलकृत, राइट। तो रॉक कट आर्किटेक्चर है, मतलब चट्टानों को काट करके या चट्टानों में अपने रेजिडेंसेस को आदमी ने ढूंढा, उसको डिस्कवर किया या उसको डिजाइन किया है।
अर्ली ह्यूमन आर्किटेक्चर्स किसके बने थे? स्टोन के। जाहिर सी बात है। अर्ली प्रोफेशन भी इस एज में जो हमें पता चल रहा है ह्यूमन का, क्योंकि आदमी ने पैदा होते ही साथ एग्रीकल्चर तो शुरू कर नहीं लिया होगा। देखो भाई, द मोस्ट एंशिएंट प्रोफेशन ऑफ ह्यूमन वाज नॉट एग्रीकल्चर। पहली चीज मैंने आपसे क्या कहा? मोस्ट एंशिएंट प्रोफेशन ऑफ ह्यूमन वाज नॉट एग्रीकल्चर। मनुष्य का सबसे पुराना जो प्रोफेशन है वो एग्रीकल्चर नहीं है, दैट इज हंटिंग। वो शिकार करता था अपने जीवन निर्वाह के लिए, अपने लाइवलीहुड को बनाए रखने के लिए वो शिकार किया करता था, वो हंट किया करता था जानवरों को, राइट। वो दौर भी बड़ा गजब रहा होगा। आदमी सो के उठता होगा, शेर कहता होगा ये उठ गया, खाएगा, भागो। तो आप देखते हो कि उसने हंटिंग के लिए किस टूल का यूज किया? डेफिनेटली स्टोन का यूज किया। स्टोन तो आज भी भैया बहुत बड़ा टूल है। इधर उधर कहीं फंस जाओ ना तो हर जगह अवेलेबल था, लिया और यहां पैर के नीचे घुटने में मारा। यही करते हैं ना अपन। तो स्टोन वाज द फर्स्ट इनिशियल डेवलप टूल बाय द ह्यूमन, क्योंकि ये पूरी एज जो है वो स्टोन बेस्ड एविडेंसेस पर टिकी हुई है। क्योंकि ये पूरी एज स्टोन बेस्ड एविडेंसेस पर टिकी हुई है, इसीलिए हमने इस एज को नाम क्या दिया है? स्टोन एज, यानी कि पाषाण काल। अब जब हम पाषाण काल की बात कर रहे हैं तो इस पाषाण काल में, जैसे आपको इस इमेज में दिखाई दे रहा होगा स्टोन एज टूल्स, इसमें आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये देखो पत्थर के उपकरण यानी कि स्टोन के टूल्स। तो अब जब इस एज की मैं बात करता हूं आपसे, तो इस एज के बारे में आप एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात समझते हैं कि जो बेसिक इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है, आपको यहां मेरे सामने स्क्रीन पर एक फोटो नजर आ रही होगी। ये अंकल कौन है? ये दाढ़ी वाले अंकल कौन है? भैया इन अंकल का नाम है रॉबर्ट ब्रूस फूट। क्या नाम है? रॉबर्ट ब्रूस फूट। ये अंकल ने ऐसा क्या कर दिया सर, जो आज हम इनको याद कर रहे हैं अपने लेक्चर में? भैया इन्होंने ऐसा किया कि ये जो स्टोन एज के एविडेंसेस हैं, जिसको हम बोलते हैं ओल्ड स्टोन एज के एविडेंसेस, यानी कि सबसे पहली स्टोन एज के एविडेंसेस पर सबसे पहली स्टडी ना पूरे वर्ल्ड में इन्होंने शुरू की थी। देखा जाए तो एक्चुअली में जो रॉबर्ट ब्रूस फूट है, इन्होंने 1863 में, कब बेटा? 1863, 1863 में। इंडिया में तब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपने इनिशियल स्टेज में था। जिनको नहीं पता, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, हिंदी में हम इसे भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण कहते हैं। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, राइट। ये भारत में पुरातत्व यानी कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस को मैनेज करने के लिए, उन्हें डिस्कवर करने के लिए और उनके बेसिस पर पॉलिसीज को डेवलप करने के लिए और उन्हें एग्जीक्यूट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल एक ऑर्गेनाइजेशन है। दरअसल ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो थी, वो भारत के फर्स्ट वाइसरॉय जो लॉर्ड कैनिंग हुए थे जब ब्रिटिश एज भारत में थी, और ब्रिटिश एज की एग्जैक्टली क्राउन रूल की शुरुआत जब इंडिया में हुई थी, ब्रिटिश ताज यानी ब्रिटिश महारानी के शासन की शुरुआत हुई थी, तब भारत के पहले वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग बने, और लॉर्ड कैनिंग के टेन्योर के समय ही उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश करवाया था। इसी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर रॉबर्ट ब्रूस फूट जो थे, उन्होंने सबसे पहले इंडिया में तमिलनाडु में, एक स्टेट आता है इंडिया का सदर्न मोस्ट स्टेट है, भारत का दक्षिणतम राज्य है तमिलनाडु। इस तमिलनाडु में पल्लावरम में, कहां पर? पल्लावरम, आई एम टॉकिंग अबाउट पल्लावरम। पल्लावरम में इंसान द्वारा प्रयोग में लाई गई सबसे पहली कुल्हाड़ी यानी एक्स को डिस्कवर किया, की खोज की थी। इस एक्स यानी इस कुल्हाड़ी का नाम पल्लवरम एक्स रखा गया है, पल्लवरम कुल्हाड़ी रखा गया है, क्योंकि इसकी खोज, इसकी डिस्कवरी कहां हुई? पल्लवरम में हुई। तो इसी डिस्कवरी से स्टोन एज की स्टडी के बारे में हमें एक इंस्पिरेशन मिला, या बोल सकते हो कि हमें एक इनिशिएशन मिला, सो दैट वी हैव स्टार्टेड स्टडीइंग अबाउट दैट स्टोन एज। और जब हम इसकी बात करते हैं तो ये जो रॉबर्ट ब्रूस फूट हैं, उनके इसी अचीवमेंट की वजह से हम इन्हें फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी। ये भी हमें याद रखना है। फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी किसे कहा गया है? यानी कि प्राक ऐतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे कहा गया है? रॉबर्ट ब्रूस फूट को कहा गया है। किसको कहा गया? रॉबर्ट ब्रूस फूट को कहा गया। क्लियर? हम आगे की बात करते हैं। ये जो पूरा का पूरा पीरियड हम पढ़ रहे हैं इस समय पर, देखिए, लाइक ही इज द ह्यूमन बीइंग, अर्ली डेवलप्ड ह्यूमन बीइंग है ना, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो वो देखो किस तरीके से औजार बना रहा, पत्थर से पत्थर को काट करके। जो काटने वाले उपकरण होते थे, औजार होते थे, उनको ब्यूरिन्स कहते थे, राइट। ये जो पत्थर के औजार बनाए जाते थे, इनमें बहुत सारे डिफरेंट वैरायटीज हमें मिलती हैं,
जिनके बेसिस पर ही हमने इनकी साइट्स को डिस्कवर किया है कि कहां कहां ये ह्यूमन डेवलप हुए होंगे, क्योंकि हमें ये पता चल गया था कि इन्होंने स्टोन के टूल्स को सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया है। तो आप देखोगे लाइक क्लीवर्स हैं, चॉपर्स हैं, ब्यूरिन्स हैं, नीडल्स हैं, बोरिंग टूल्स जो बोर या ड्रिल करने के काम आते थे वो हैं, एक्स कुल्हाड़ी है, राइट। तो देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ टूल्स द ह्यूमन डेवलप्ड इन अर्ली एजेस। अच्छा, अब हमने कैसे डिस्कवर किया होगा उस पर भी दिमाग लगाओ। तो ऐसा कुछ हुआ कि हम लोगों ने डिस्कवरी उन साइट्स को लोकेट करके शुरू की थी जिनके बारे में हमें यह पता था कि यहां पर फाइन स्टोन मिलने के चांसेस हैं, यानी कि वो एरियाज लाइक जैसे सैंडस्टोन हो गया जिसको इजीली डेवलप किया जा सकता है, तो उस सैंडस्टोन के को डेवलप करने की बात चल रही थी, राइट। तो कहां पर ढूंढना है, वहां जहां वो इजीली अवेलेबल हो जाए, राइट। गुजरात के सैंड ड्यून्स हैं, रन ऑफ कच्छ के आसपास का इलाका है, आंध्र प्रदेश वहां पर बहुत इजी अवेलेबिलिटी थी, मध्य प्रदेश, यस डेफिनेटली मध्य प्रदेश में सैंडस्टोन काफी अच्छा है। भीमबेटका को भी आप देखोगे, अगर कोई आपसे पूछे ना, हियर द क्वेश्चन कम्स अबाउट द भीमबेटका, वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट रिकॉर्ड फाउंड ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ अर्ली ह्यूमन इन द नेशन। हमारे देश में सबसे पहले मानव के बहुत महत्वपूर्ण जो आप देख सकते हो एविडेंसेस या प्रमाण या साक्ष्य मिलते हैं, वो भीमबेटका को माना जाता है वन ऑफ द एंशिएंट मोस्ट। 90,000 साल पुरानी मानव का इतिहास वहां पर संग्रहित है, जो पैलियोलिथिक एज और मीजोलिथिक एज दोनों के एविडेंसेस को समेटता है। मैं भी आप जाकर देखोगे तो वो कहां पर है, तो आप बताओगे विंध्याचल पर्वत श्रेणी के भांडेर शैलाश्रयों में, भांडेर समूह के, भांडेर ग्रुप के, और वो पूरा क्या है, बालू पत्थर यानी सैंडस्टोन है, राइट। तो हमने ऐसी ऐसी जगहों पर उसको डिस्कवर किया। तो इजी हमारी डिस्कवरी करने का जो प्रोसेस था वो थोड़ा सा इजी हो गया कि हमने पहले लोकेशंस लोकेट कर ली। तो उत्तर प्रदेश हो गया, जम्मू एंड कश्मीर का रीजन हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, यूपी का सदर्न पार्ट हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। तो आपको यहां पर लिथिक एज से रिलेटेड बहुत सारे एविडेंसेस मिलते हैं। नेक्स्ट, अगर हम इस स्टोन एज की बात करते हैं तो ये स्टोन एज बेटा बेसिकली जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड की गई है। ये जो दो पार्ट्स इस स्टोन एज के बनाए गए हैं, सॉरी इस स्टोन एज के 3 पार्ट्स हैं, वो 3 पार्ट्स जो बनाए गए हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस स्टोन एज। सबसे पहले हम इसके कैटेगरी कर लेते हैं इसकी हमारे अपने स्टडी के हिसाब से, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टोन एज जो है उसके अर्लियर पार्ट जो है, उस अर्लियर पार्ट को नाम दिया गया है पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज का मतलब होता है पुरापाषाण काल, दैट इज कॉल्ड पुरापाषाण काल, राइट। उसके बाद दूसरे पार्ट पर हम जाते हैं, सेकंड पार्ट, दैट इज मीजोलिथिक एज। इट इज कॉल्ड मीजोलिथिक एज। हिंदी में हम इसे कहते हैं मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। और तीसरा हिस्सा जो आता है दैट इज कॉल्ड नियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज मतलब नव पाषाण काल, राइट। अब यहां पर आप जब पैलियोलिथिक एज की बात करते हो पर्टिकुलरली, तो पैलियोलिथिक एज भी फर्दर क्लासिफाइड है 3 पार्ट्स में, जिनमें सबसे पहला पार्ट आता है लोअर पैलियोलिथिक। लोअर पैलियोलिथिक यानी कि निम्न पुरापाषाण काल, मतलब बहुत ही अर्ली डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन, जब ह्यूमन डेवलप हो ही रहा था। दूसरा जो आता है दैट इज मिडिल पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक यानी मध्य पाषाण काल। और तीसरा हिस्सा और लास्ट हिस्सा पैलियोलिथिक के डिवीजन में आता है अपर पैलियोलिथिक। अपर पैलियोलिथिक यानी कि उच्च पाषाण काल। तो आप इन 3 एजेस को क्लासिफाई करते हो, फिर उसका एक सब क्लासिफिकेशन पैलियोलिथिक एज के लिए। पैलियोलिथिक एज इसमें सबसे बड़ा है। अब यहां पर एक चीज और याद रखिएगा, जिस पुरापाषाण काल की मैं आपसे बात कर रहा हूं भैया, यहां पर एक चीज गौर कीजिएगा। इस पुरापाषाण काल के लिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, इस पर गौर कीजिए। अगर आपसे कोई पूछता है कि ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्टडी या ह्यूमन हिस्ट्री की स्टडी का सबसे बड़ा पार्ट कहां पर है, तो आप बताओगे भैया जो आज तक हमने मानव का इतिहास पढ़ा है ना, आज तक मैं पूरे हिस्ट्री क्या यूज कर रहा हूं, द कंप्लीट ह्यूमन हिस्ट्री, मानव का संपूर्ण इतिहास की मैं बात कर रहा हूं, उसका 90%, 90% बोल रहा हूं, इज ओनली विद इन दिस पैलियोलिथिक एज। यानी हिस्टोरियंस के द्वारा स्टडी की गई ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा पार्ट इस पैलियोलिथिक एज में है। यह सबसे बड़ा इतिहास देता है मानव के प्रगति का। आप देखो ना भाई साहब, 3.3 मिलियन ईयर्स अगो, आज से बिफोर द डेट ऑफ प्रेजेंट डे,
33 लाख साल, 3.3 मिलियन बोलते हैं, कितना? 3.3 मिलियन। जिनको नहीं पता उनकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूं, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 और वी कैन कॉल इट 10 लैक्स, 10 लाख। दैट मींस 33 लाख साल की मैं बात कर रहा हूं, 33 लाख साल पहले का इतिहास। ऑलमोस्ट आप राउंड फिगर में 30 लाख साल बोल लीजिए, 30 लाख बीसी से उस हिस्ट्री का यूज हो रहा है। और कब तक आती है? ये आती है 10,000 बीसी तक, 10,000 ईसा पूर्व तक। ये बीसी और एडी का कंसर्न मैं आपको बता चुका हूं। अच्छा, एक चीज मुझे आपको और बतानी है जिसमें आपको कंफ्यूजन हो जाती है, मुझे याद आया लास्ट लेक्चर में हम इसके बारे में बात नहीं कर पाए, ध्यान दीजिएगा इस बात में। और थोड़ा सा इस लेक्चर को बस 1 मिनट के लिए मैं स्टैंड बाय मोड पर ले रहा हूं, आप इधर आ जाइए जरा। मैंने जो बीसी और एडी के बारे में आपको लास्ट लेक्चर में बताया था उसमें एक लिटिल कंफ्यूजन है, मैं आपको उसको क्लियर कर देता हूं। ये जो भैया बीसी मैंने आपको बताया था, दैट वाज कॉल्ड बिफोर क्राइस्ट। अगर लास्ट लेक्चर आपने पढ़ा है तो आपको याद होगा। और एडी को हमने एनो डोमिनी कहा था। बिफोर क्राइस्ट वाज द पीरियड इमीडिएटली बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म के तुरंत पहले का समय। और एनो डोमिनी वाज ईसा मसीह के जन्म के तुरंत बाद का समय। दैट मींस द पीरियड इमीडिएटली आफ्टर द डेट ऑफ बर्थ ऑफ क्राइस्ट, है ना। कहीं कहीं किसी बुक में, खासतौर से ऐसे राइटर्स जो 60, 70, 80s के डिकेड्स के राइटर होंगे, और अगर आपने उनकी कोई बुक पढ़ी होगी, बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं। सबसे फेमस नाम है माइकल डेनिनो। माइकल डेनिनो की बुक है द लॉस्ट रिवर, उसको आप पढ़ोगे, बड़ी अच्छी बुक है, शानदार किताब है साहब। उसको आप पढ़ेंगे, या देव एंड देव करके एक बुक आती है। इन सारी किताबों को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको हो सकता है उन बुक्स में बीसी की जगह बीसी ना लिखा मिल करके बीसीई लिखा मिल जाए, और एडी ना लिखा मिल करके सीई लिखा मिल जाए। तो इसको थोड़ा सा गौर करना। असल में उसमें कंफ्यूज मत होना, बोले सर आपने तो बताया नहीं था, है क्या ये? सुनो मैं बता देता हूँ, एक छोटा सा फैक्ट है कि बीसी का जो बेसिकली फुल फॉर्म होता है दैट इज बिफोर कॉमन एरा। इसे हम क्या कहते हैं? बिफोर कॉमन एरा। और सीई, सीई को हम कहते हैं कॉमन एरा। दैट इज कॉल्ड बिफोर कॉमन एरा और कॉमन एरा। तो भैया हुआ ये कि पहले की स्टडीज में जो बीसी है उसे बीसीई कहा जाता था और एडी को सीई कहा जाता था। तो अगर आपको कहीं सीई लिखा मिल जाए, कंफ्यूज मत होइए, दे आर कॉलिंग और दे आर एक्चुअली यूजिंग इट एट प्लेस ऑफ एडी ना। एंड बीसीई लिखा मिल जाए तो इट इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ बीसी। बस इतना सा डिफरेंस है, राइट। तो हम वापस आते हैं, तो हम देखो उसी बीसी की बात कर रहा हूं। तो देखो आप 33 लाख साल ईसा पूर्व, बीसी, बिफोर क्राइस्ट से 10,000 बीसी, आप देख रहे हो कितना लंबा पीरियड है। और फिर उसके बाद आप कहां चलते हो? 10,000 बीसी से शुरू करते हो, 4,000 बीसी पर खत्म कर देते हो मीसोलिथिक को, 4,000 बीसी से शुरू करते हो, 2,500 बीसी पर खत्म कर देते हो नियोलिथिक को, फिर 2,500 बीसी से शुरू करते हो, 1500 बीसी पर ले जाके खत्म कर देते हो आईबीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता को, फिर 1500 बीसी से शुरू करते हो, 600 बीसी पे ले जाके खत्म कर देते हो वैदिक कल्चर को, फिर 600 बीसी को शुरू करते हो, और वहां से आप शुरू लगभग 600 बीसी में आप एपिक एज यानी महाकाव्य काल को खत्म कर देते हो, महाजनपद एज को खत्म कर देते हो, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म को खत्म कर देते हो। उसका मतलब जो रिलीजियस रिवॉल्यूशन का टाइम है हमारे जैनिज्म और बुद्धिज्म का, लाइक धर्म का जो क्रांति है उसका जो काल है हमारे इतिहास में, उसको खत्म कर देते देखो ना। और फिर तब से लेकर अब तक, मतलब फ्रॉम 600 बीसी टू 2025 एडी, आप देखो साहब 33 लाख साल से 10,000 साल तक सिर्फ एक एज चलती है, दैट इज पैलियोलिथिक। और उसके बाद महज इन 10,000 सालों में जो बीसी के मान लिए, और फिर 2025 में अभी हम एडी के हैं, तो 12,025 साल हुए इसको खत्म होने के बाद, है ना। 10,000 बीसी में खत्म हुई है तो 12,025 साल हो गए। मतलब 12,025 साल में पूरा ह्यूमन का हिस्ट्री एक अलग पार्ट है। और 33 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक पूरी ह्यूमन हिस्ट्री का एक अलग पार्ट है। सोचो, दिमाग पर जोर डालो कि मैंने यहां पर क्यों लिखा 90% पार्ट ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री इज कंप्लीटली इन्वॉल्व विद पैलियोलिथिक एज। और इसी कारण हमें इसके सब पार्ट्स करने पड़ते हैं भाई, क्योंकि सब पार्ट्स नहीं करेंगे इतने लंबे पीरियड को पढ़ नहीं सकते। ऑल दो हम इसे बहुत शॉर्टली फिनिश करेंगे, क्योंकि उन्हीं फैक्ट्स पर ध्यान देंगे, उन्हीं कंसेप्ट्स पर ध्यान देंगे जो हमारे एग्जाम के लिए ओरिएंटेड हो सकते हैं, या कि फिर हमारे हिस्ट्री को, हमारे कंसेप्ट्स को बिल्ड कर सकते हैं फॉर दी फर्दर स्टडीज, राइट। तो समझ के हमें पढ़ना है। क्लियर है? ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, मैं उम्मीद करता हूं। अब हम इसका भी देखो, लाइक जैसे मैं पैलियोलिथिक बात करता हूं, तो पैलियोलिथिक है क्या? बेसिकली ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक पैलियो है और एक लिथिक है मेरे भाई। क्या है? एक है पैलियो और दूसरा है लिथिक मेरे भाई। पैलियो, पैलियो का मतलब ही होता है ओल्ड, ये ग्रीक वर्ड है, और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। तो हम इसे ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं। जैसा हिंदी से इसके नाम से आपको क्लियर होगा, पुरा पाषाण काल, ओल्ड स्टोन एज। यहां आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने जो बताया था 3.3 मिलियन ईयर्स अगो और 3 मिलियन ईयर्स और 10,000 बीसी तक ये चली।
इसका डिवीजन जो है ये भी फर्दर अलग अलग पार्ट्स में किया गया है। जैसे लोअर पैलियोलिथिक निम्न पुरापाषाण काल, ये 3.3 मिलियन से शुरू होता है और ऑलमोस्ट 3 मिलियन से शुरू होता है और 3 लाख ईयर्स है, यानी 3 लाख बीसी तक चलता है। 3 लाख बीसी से 40,000 बीसी तक इसका मिडिल फेज आता है, यानी मिडिल पैलियोलिथिक आता है, और 40,000 से 10,000 बीसी तक का आपका जो पीरियड है वो अपर पैलियोलिथिक यानी उच्च पुरापाषाण काल के नाम से जाना जाता है। इस तरह से 3 पार्ट हो गए जो मैंने अभी आपको बताए थे, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। अब आप कहेंगे कि सर आप पहले ये बताओ, ये फालतू की चीजें चलो हटाओ, पाषाण काल हमें समझ में आ गया, पत्थर का यूज हुआ, अब इसमें ये पैलियोलिथिक कहां से आ गया, मीजोलिथिक कहां से और नियोलिथिक कहां से आ गया, जो बिल्कुल बेसिक्स पर उनको नहीं समझ में आ रहा। देखो भाई, मैं आपको बहुत पहले ही बता चुका हूं, हिस्ट्री की स्टडी बेस्ड ऑन एविडेंसेस होती है, यानी कि प्रमाणों या जो आपके साक्ष्य हैं उनके आधार पर। तो जहां इन मिलने वाले एविडेंसेस के रिकॉर्ड्स में हमें ट्रांजिशन दिखाई दिया, जैसे ह्यूमन द्वारा, क्योंकि हमने तो टूल के बेसिस पे स्टडी किया, क्योंकि ये तो प्री हिस्टोरिक एज है, प्रागैतिहासिक काल है जिसका रिटन रिकॉर्ड है ही नहीं, तो जहां ह्यूमन का टूल जो सबसे बड़ा एविडेंस माना गया है, वो जैसे ट्रांजिशनल फेज में आता है चेंज हो जाता है। जैसे यहां आप देखोगे तो लार्ज बहुत बड़े बड़े टूल्स का यूज हुआ है, यहां पर आप जाकर देखोगे तो हैंड एक्स का यूज मिलता है, चॉपर का यूज मिलता है, क्लीवर का यूज मिलता है, अलग अलग फॉर्म में काम आते थे। कुल्हाड़ी शिकार के लिए ठीक काम आती थी, ये हैंड एक्स था पहली चीज। ये वैसी कुल्हाड़ी नहीं थी जैसी आपके दिमाग में आ रही होगी, सर ये हैंडल होता था, ये ऐसी कुल्हाड़ी होगी कोई, ऐसी ऐसी नहीं थी भाई, ये हाथ वाली कुल्हाड़ी थी बेसिकली। अगर मैं आपको इसको दिखाने की कोशिश करता हूं तो आप इसमें देख सकते हो, लाइक इट वाज द हैंड एक्स, ये कुल्हाड़ी आपको यहां पर जो दिखाई दे रही है, दिस इज द हैंड एक्स, दैट वाज अ चॉपर एंड दैट वाज अ क्लीवर। ये लोअर पैलियोलिथिक टूल्स हैं, राइट। तो ये क्या है, लाइक हैंड एक्स, ये हाथ से यूज किया जाता था काटने पीसने के लिए, शार्प कटिंग करने के लिए मांस की, मीट जो यूज किया जाता था, क्लीवर का यूज करते थे, चॉपर पीसने के काम आता था, ग्राइंड करने के काम आता था, तो ये पीसा जाता था इससे। आज जैसे सिलबट्टा यूज नहीं करते हम लोग, बिल्कुल जैसे दादी घर में नानी टाइप लोग करते होंगे, किसी किसी की मम्मी करते होंगी, कोई विलेज बैकग्राउंड से, रूरल बैकग्राउंड से, तो उनके घर में तो आज भी चटनी पिस रही होगी सिलबट्टे पे, तो बिल्कुल उसी तरीके का काम है। अपनी नीड के हिसाब से ह्यूमन ने उसे डेवलप किया। इसके बाद आगे आए तो थोड़े से शार्प हो गए, देखो टूल्स ये चले गए किसके, ओल्ड लोअर पैलियोलिथिक एज है ना, फिर यहां पर आओगे आप मिडिल पैलियोलिथिक एज में, आप जाओगे थोड़े और शार्प हो गए, राइट। यहां पर क्या बनने लग गए हैं, यहां पर फ्लिंट ब्लेड्स हो गए, ब्लेड फ्लेक्स, राइट, छोटी छोटे हो गए उपकरण, बहुत ज्यादा और ज्यादा क्या हो गए, पेने हो गए वो, राइट, और ज्यादा शार्प एजेस हो गई उनकी, काटने में, शिकार करने में वो और ज्यादा हेल्पफुल होने लग गए। इसी को और डेवलप किया तो और ज्यादा छोटे हो गए, नीडल्स में बदल गए, ये नीडल्स में बदल गए, ब्यूरिन्स में बदल गए, राइट। या यहां पर फिशिंग टूल भी आने लग गए, हालांकि फिशिंग टूल का एग्जैक्ट डेवलपमेंट और फिशिंग का एग्जैक्ट डेवलपमेंट जो है वो मीजोलिथिक एज में हुआ, लेकिन अपर पैलियोलिथिक एज से वो शुरू होता हुआ माना गया है ना। बोरिंग टूल्स है, ड्रिलिंग टूल्स, बोर करने के काम आते थे, ड्रिल करने के काम आते थे, वो डेवलप किए जाने लगे। तो आप देख रहे हो कि किस तरीके से टूल्स में चेंज आ रहा है, ट्रांजिशन आ रहा है। तो जैसे जैसे हम ढूंढते गए, हमें टूल्स में एक ट्रांजिशन दिखा, हमने फेज को बदल दिया, हमने कहा अच्छा ये वाला तो फिर अलग पीरियड रहा होगा, ये अलग, ये अलग। तो इस तरह से हमने फिर मीजोलिथिक एज में गए तो और भी अलग डिफरेंस आए होंगे, फिर नियोलिथिक में गए तो और भी अलग डिफरेंस आए होंगे, है ना। तो वो डिफरेंसेस के बेस पर हमने इस तरीके से ये पूरी फेजेस जो हैं, जो आप देख रहे हो यहां पर, वो पूरी फेजेस को हमने डिवाइड किया है, राइट। तो ये जो आपको बेसिकली बोल सकते हैं कि ये जो आपको स्पेसिफिकेशन या जो आपको कैटेगरीज दिखाई देती हैं कि किस तरह से हमने इसे स्पेसिफाई किया हिस्ट्री में स्टडी को एडवांसमेंट देने के लिए, तो वो हमने इसलिए किया ताकि हमारी हिस्ट्री की स्टडी थोड़ा इजी हो जाए, राइट। अब हम जब इसकी बात करते हैं, जैसे मैंने अभी अभी आपको बता दिया कि इसमें एक चॉपर क्लीवर का यूज हुआ, आप मिडिल पैलियोलिथिक एज में जाते हैं, मिडिल पैलियोलिथिक एज में आपको ब्लेड्स मिलते हैं, फ्लेक्स मिलते हैं, जो और शार्प टूल्स थे। अपर पैलियोलिथिक में आप जाते हैं तो अपर पैलियोलिथिक एज में क्या क्या मिला है, हमें नीडल्स मिले हैं, सुइयां छोटी छोटी, राइट, नीडल्स पत्थर स्टोन से बनाई, बिल्कुल अपने आज के जैसी नहीं होती थी कि धागा मतलब डोरी पिरोलो और सिल दो, वैसा नहीं था। फिर इसके बाद हमें क्या मिला है, इसके बाद हमें इसमें बोरिंग टूल्स मिले हैं, मैंने आपको बताया बोरिंग टूल्स हैं, इसी के अंतर्गत हमें मिले हैं, राइट। इसमें ब्यूरिन्स मिले हैं हमें कुछ, है ना, कुछ ब्यूरिन्स मिले हैं। ब्यूरिन्स
आप बोलो रुखानी, रुखानी के नाम से जाना है हिंदी में, अगर आप देखो ना इसको रुखानी कहते हैं ब्यूरिन्स को, राइट। ये भी बहुत शार्प इक्विपमेंट्स होते थे जो यूज किए जाते थे। और इसी के साथ हमें फिशिंग टूल्स की स्टार्टिंग यहां से मिली है। हालांकि फिशिंग का कंप्लीट डेवलपमेंट ओल्ड स्टोन एज में ही हो गया था या नहीं, ये कंफर्म्ड नहीं है, लेकिन ये कंफर्म्ड है कि मीजोलिथिक एज में हमें फिशिंग के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, ऐसे टूल्स मिलते हैं जो फिशिंग में यूज किए गए होंगे, राइट। फिर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा तो ये क्या करते थे, लाइक द मेन प्रोफेशन वाज हंटिंग, राइट। तो अब अभी आप देखो पैलियोलिथिक एज में, आपको पैलियोलिथिक एज को अगर हम लोग अच्छे से डिफाइन करना चाहें तो हम क्या बोल सकते हैं कि सर पैलियोलिथिक एज क्या था। सो भाई साहब इट वाज ऑल अबाउट दैट अर्ली ह्यूमन डेवलपमेंट इसी में हुआ। क्या हुआ? अर्ली ह्यूमन डेवलपमेंट, है ना। अर्ली ह्यूमन डेवलपमेंट किस तरह से हुआ है, तो भैया वो किस तरह से हुआ है वो भी समझ लो। अर्ली ह्यूमन डेवलपमेंट जो हुआ वो होमोनिन के तौर पर हुआ था। उस समय का जो आदमी है वो होमोनिन था। होमोनिन क्या है? होमोनिन वाज द मैन वाज डेवलप्ड इन आइस एज। आइस एज यानी हिमकाल जो था, जब बर्फ जमी हुई थी पूरी अर्थ पर, द कंप्लीट अर्थ वाज फ्रीज्ड एट दैट टाइम, तब जो ह्यूमन डेवलप हुआ उसे होमोनिन कहा गया है। एक्चुअली में एक कंसेप्ट है जो एक ज्योग्राफी में आपको पढ़ने को मिलेगा, दैट वाज अ थ्योरी गिवन बाय अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर ने एक थ्योरी दी थी, और ये थ्योरी जो है ये बताती है आपको कि जो आपको अर्थ आपको दिखाई देती है, उस अर्थ में आप सबको पता होगा, ये तो स्कूल में भी हम पढ़ते हैं कि अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 7 कॉन्टिनेंट्स। एशिया है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, यूरोप है, एंटार्क्टिका है और ओशिनिया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड टाइप नेशंस आते हैं। तो ये 7 कॉन्टिनेंट्स पहले एक ही लैंड पार्ट का हिस्सा थे, एक ही कॉन्टिनेंट था जिसे नाम दिया गया था पेंजिया, राइट। और पेंजिया का जो सबसे बड़ा डेवलप्ड पार्ट था वो अफ्रीका था। तो अर्ली ह्यूमन का जो ओरिजिन हुआ है वो अफ्रीका में हुआ है। आज भी आप जितने ट्राइब्स देखेंगे, आप देखना अफ्रीकन जो ट्राइब्स होते हैं उनका अफ्रीकन ट्राइब्स के साथ बहुत गहरा आपको रिश्ता दिखाई देगा। आप इंडिया में भी देखेंगे ट्राइबल कल्चर में आने वाले जितने लोग हैं उनके जो फिजिकल फीचर्स हैं वो अफ्रीकन ट्राइब से मेल खाएंगे ही खाएंगे। कारण है क्योंकि ये शिफ्टिंग तो वहीं से हुई, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन वहीं से शुरू हुआ है ना। तो ये पेंजिया जो था, अफ्रीका जो था, यहां पर रहने वाला जो आदमी है ये होमोनिन के नाम से जाना गया आइस एज का। अब क्या हुआ, धीरे 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 जब हमारे प्लेनेट पर ह्यूमन एक्टिविटीज, एनिमल एक्टिविटीज बढ़ने लग गई, राइट, जब हमारे प्लेनेट पर प्लांटेशंस होने लग गए, तो फिर ये जो आइस एज थी वो धीरे धीरे हटने लगी और धीरे 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 हमारे एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी यानी कि नमी बढ़ने लग गई। नमी की मात्रा जैसे जैसे बढ़ने लग गई, आइस एज धीरे धीरे हटने लग गई, बर्फ पिघलने लग गई, और डेवलप्ड ह्यूमन जो बना है उसे नाम दिया गया होमो इरेक्टस, राइट। ये होमो इरेक्टस जब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के टूटने के बाद डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं और वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर जाकर अपने रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करके डेवलप होने लग गए हैं। रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। रिसोर्स यूटिलाइजेशन देखो, सी नेचर ने हमें बहुत कुछ दिया भाई, ये नदी रिवर दी ना, पेड़ पौधे दिए ना, पर्वत पहाड़ दिए ना, ये सारी चीजें दी हैं, लेकिन उसका क्या यूज है और कितना मैक्सिमम यूज किया जा सकता है, ये हमने अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से, अपने इंटेलिजेंस से उसका यूटिलाइजेशन हमने सीखा है, और मल्टीपल यूटिलाइजेशन सीखा है, इसीलिए हम डेवलप हो पाए, आज के मॉडर्न स्टेज तक पहुंच पाए हैं, राइट। तो हमें बेसिकली लाइक यूनिवर्स ने हमें क्या दिया, हमें स्पेस दिया, हमें टाइम दिया, हमें एनर्जी दी। मतलब यूनिवर्स जो फुल ऑफ विद द एनर्जी है, ऊर्जा, वो हमें यूनिवर्स से मिली। हमें टाइम यूनिवर्स से मिला है। टाइम वाज व्हाट? रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष गति, राइट। यूनिवर्स में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो मोशन चल रहा है। भाई हमारा टाइम क्या है? व्हाट इज द टाइम ऑफ अर्थ? इट इज द रिलेटिव मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। अर्थ का सन के लिए जो रिलेटिव मोशन है, सापेक्ष गति है, वही तो हमारा टाइम है। ये किसी और प्लेनेट पे जाओगे, प्लेनेट उस प्लेनेट पे बदल जाएगा, किसी और प्लेनेट पे जाओगे उसमें बदल जाएगा, गैलेक्सी चेंज कर दो उसमें और शायद कुछ और हो जाए। तो ये रिलेटिव टाइम है। इसी तरीके से हमें कुछ रिसोर्सेज नेचर ने दिए, हमने क्या किया, इन रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन को सीखा मैक्सिमम लेवल तक, और उस पर इंफॉर्मेशन गैदर की, और उस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड में लाया। ये रिकॉर्ड ही हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं जिनके बेसिस पर हम इस स्टडी को कर रहे हैं। तो बेसिकली ये होमो इरेक्टस ने जब इन रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन को सीखा और उसको रिकॉर्ड में लाना सीखा, तो ये मॉडर्न ह्यूमन के रूप में डेवलप हुआ, जिसे हमने होमो सेपियन नाम दिया। होमो सेपियन, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है, इसका मतलब ही है वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्ति, राइट। तो हम और स्पीशीज से अलग हुए। ये पूरा एज डेवलपमेंट जो आप देखते हो, लाइक होमोनिन में आना, ये पैलियोलिथिक एज है। और कौन सी? लोअर पैलियोलिथिक एज में हम होमोनिन्स थे।
क्या थे? हम होमोनिन्स थे। और हमारा मेन प्रोफेशन क्या बना था? हमारा मेन प्रोफेशन भैया बना था हंटिंग, मतलब शिकार, मतलब आखेट। हिंदी वालों को ये वर्ड भी मिल सकता है, पर्यायवाची है, कंफ्यूज मत होना। जिनको नहीं पता हो, आखेट को शिकार कहते हैं और आखेटक को शिकारी कहते हैं। तो ये हमारा मेन प्रोफेशन बना। सेकेंडरी प्रोफेशन क्या है? हम गैदरर बने हैं, हम गैदरर बने हैं, गैदरर ऑफ फूड, फूड गैदरर, जिसे हम सीधे भाषा में कहते खाना बदोश, खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाना, जानवरों की तलाश में शिकार करने के लिए अपने घर को बदलते थे। सो वी डिडंट हैव द परमानेंट रेजिडेंस, हमारे पास एक स्थायी आवास नहीं था, इसलिए हम फूड गैदरर कहलाए हैं। बात समझे? इसी एज में ह्यूमन ने अपने डेवलपमेंट के लिए कई सारे और भी काम किए हैं, राइट? इसी एज में ह्यूमन ने अपना अर्ली रेजिडेंस बनाया। अर्ली रेजिडेंस क्या बनाया भैया? इसी एज में ह्यूमन ने अपना अर्ली रेजिडेंस बनाया, रॉक शेल्टर्स डेवलप किए, इनिशियल स्टेजेस में गुफाओं में रहना शुरू किया, और शिकार के लिए जो टूल यूज किए उनके बारे में हमें ये जानकारियां मिली हैं। अगर आप इस चीज को देखो कि किन किन साइट्स पर हमने ये जो पूरा का पूरा पार्ट ऑफ लोअर पैलियोलिथिक एज, अगर हम बात करें या कंप्लीट पैलियोलिथिक एज की मैं बात करूं, तो हमें कौन कौन से इलाके हैं जिनमें एविडेंसेस मिले हैं, रिकॉर्ड्स मिले हैं। तो इन एविडेंसेस, इन रिकॉर्ड्स की जब हम बात करते हैं तो हमें ये चीजें, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जाता हूं, लाइक मैंने आपको बताया ये तमिलनाडु, पहला हैंडेक्स तमिलनाडु, पहली हाथ की कुल्हाड़ी मिली भैया। कहां पर मिली? पल्लावरम में, मैंने आपको बताया पल्लावरम, राइट? जम्मू कश्मीर का एरिया J&K। फिर मध्य प्रदेश भीमबेटका केव्स सबसे इंपॉर्टेंट है, इन्हें तो आप भूल ही नहीं सकते। भीमबेटका केव्स इन MP, मध्य प्रदेश में भीमबेटका केव्स आते हैं। फिर गुजरात सैंड ड्यून्स ऑफ गुजरात नियर रन ऑफ कच्छ, कच्छ के रन के पास आपको ये मिलता है। सदर्न यूपी, दक्षिण उत्तर प्रदेश, सदर्न यूपी, यहां पर आपको इसके एविडेंसेस मिलते हैं। यूपी में मेनली जो एरिया आता है उसे बेलन घाटी कहा जाता है, बेलन वैली, बेलन की घाटी, है ना? राजस्थान में भी एक पर्टिकुलर प्लेस आपको मिल जाएंगे जहां से इनके कई सारे एविडेंसेस हमें, टूल्स और एनीथिंग मिला है। दैट इज राजस्थान में आपको जो एरिया मिलता है वो है लूनी वैली, लूनी घाटी, ये लूनी नदी की घाटी है, लूनी वैली, लूनी नदी की घाटी। और आप आएंगे लाइक अभी आंध्र प्रदेश इज इंपॉर्टेंट, राइट? आंध्र प्रदेश में क्यों, आंध्र प्रदेश में क्यों इंपॉर्टेंस है या क्या इंपॉर्टेंस है, तो जरा सुनना। यहां पर दो बड़े इंपॉर्टेंट प्लेसेस आते हैं, एक का नाम है करनूल और एक का नाम है मुच्छतला चिंतामणि केव्स। मुच्छतला चिंतामणि केव्स क्यों इंपॉर्टेंट है? सुनो रे, यहां से बोन टूल्स यानी हड्डियों के उपकरण, अरे जानवरों को मार के खा जाते थे, उनकी हड्डियां बच जाती थी, कहते क्या करें इसका, इसके भी औजार बना लो, राइट? तो मुच्छतला चिंतामणि केव्स और मुच्छतला चिंतामणि केव्स और करनूल से आपको हड्डियों के भी एविडेंसेस मिले हैं। सो दीज आर द प्लेसेस जहां से आपको पैलियोलिथिक एज के एविडेंसेस मिलते हैं। जहां लाइक आप राजस्थान में एक और जगह जाते हैं, बागोर, बागोर दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, दैट इज बागोर, राइट? ये भी एक महत्वपूर्ण जगह है जहां से आपको एविडेंसेस मिलते हैं, तो इसको भी आपको याद रखना है। लाइक राजस्थान में बागोर हो गया, है ना? इसके अलावा भी बहुत सारी, लाइक नर्मदा रिवर हो गई, फिर माही रिवर हो गई, फिर आपकी ताप्ती नदी हो गई जो मध्य प्रदेश में फ्लो करती है, फिर साबरमती हो गई। ये चार नदियों की घाटियों में भी आपको सबसे ज्यादा एविडेंसेस मिलते हैं पैलियोलिथिक एज के, यानी कि पुरापाषाण काल के। तो ये प्लेसेस आपको याद रखनी है। लाइक क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वाज नॉट रिलेटेड टू द पैलियोलिथिक एविडेंसेस, तो आप बता सकते हैं। तो आप मैपिंग करें भाई, इसकी मैपिंग करें, जैसे मैंने मैपिंग करी है ना, मैपिंग करें, है ना? इंडिया का नक्शा बनाने की कोशिश करें थोड़ा थोड़ा यार, मेरे देश के वीर जवानों, आपको भारत का नक्शा तो थोड़ा बहुत बनाना आना चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि नक्शा बनाने को आप पापड़ बना रहे हो, वैसा नहीं है भाई।
तुमको मतलब देश के लिए कुछ करना है कि नहीं करना, सबसे पहले देश को समझना सीखो, है ना। तो मैप पे थोड़ा सा समय बिताओ भाई, बिताओ। हम लोग तो ऐसे ही करते थे यार, जब स्टडी करते करते पढ़ जा मतलब हम बोर हो जाते थे ना, तो टीवी देखना या मोबाइल चलाना नहीं होता था भाई। हमारे टाइम पे क्या था, हम तो सीधा मैप खोल के बैठ जाते थे, उसको ऐसे ही देखते रहते थे। बहुत सारे कंट्रीज, उनके कैपिटल्स एंड मेनी अदर थिंग्स तो ऐसे ही याद हो गए। तो बहुत सिंपल सी चीज है यार, जब वर्ल्ड टूर कर लिया करो भाई, वर्ल्ड टूर कर लिया करो, कुछ नहीं है ना तो नेशन और उनके कैपिटल याद होंगे, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज और इंपॉर्टेंट प्लेसेस याद हो जाएंगे यार। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, एफकेट जैसे एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आए। एक बार मुझे याद है क्वेश्चन आया था, दैट अरेंज द फॉलोइंग कैपिटल्स फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर्स, और उसमें अलग अलग कैपिटल्स अलग अलग कंट्रीज की दी हुई थी, जकार्ता था, हनोई था, कुआलालंपुर था, बीजिंग था। तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं यार, ब्लैंक मैप्स लेकर आओ, स्टेंशिल्स मिलती हैं मार्केट में, उसको खरीद लो यार, मैप बनाओ, हाथ से बनाना सीख लो तो और अच्छे है, बहुत अच्छा बनाओ, सुंदर बनाओ खूब, है ना। चलो खैर, आज के लेक्चर में हम पैलियोलिथिक एज के बारे में जान रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल गई होंगी। आप जिस भी बुक का यूज कर रहे होगे, किसी स्टडी मटेरियल का यूज कर रहे होगे, आपको उसे पढ़ने में आसानी होगी, क्योंकि मैंने काफी हद तक कोशिश की है कि मैं आपके ओवरऑल बेसिक कंसेप्ट को कवर अप कर सकूं इसमें। आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए। आज के लेक्चर को हम यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको किसी भी टाइप का कोई डाउट है, या आप हमसे कुछ भी पूछना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।